Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. है ना। पिछले देखते हैं यूपी में क्या चल रहा है। तो पिछले 4-5 दिन से हम लगातार दिल्ली में थे। दिल्ली को देख रहे थे कि दिल्ली में क्या चल रहा है। अब आते हैं यूपी की तरफ। अब हम जो सवाल करेंगे वो यूपी के सवाल होंगे। यूपी के टीजीटी 2021 के आए हुए सवाल है ये। तो अब 1-2 दिन हम यूपी में बिताएंगे। ठीक है। यूपी टीजीटी 2021 को करने वाले हम। उत्तर प्रदेश टीजीटी 2021 सबसे लेटेस्ट पेपर अभी का उनका यही है। इसके बाद कोई परीक्षा अभी तक हुई नहीं है, तो यही वो लास्ट परीक्षा है 2021 का। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समाकलन कोट एक्स बटा log sin x dx का समाकलन क्या होगा? ठीक है, तो इसे करने के लिए आपको नीचे वाले को t मानना होगा। log sin x को t मानो। log sin x बराबर t। log sin x को t मानेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर log का हो जाएगा 1/sin x, sin x का हो जाएगा cos x, x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। और cos बटा sin बन जाएगा cot x, तो ये हो गया cot x और dx बराबर dt। ठीक है, ऊपर वाला हमारा आ गया dt में। नीचे वाला हो गया t। log sin x की जगह t आ गया और 1/t का हो जाता है log t। 1/t का समाकलन log t प्लस समाकलन नियतांक c। तो आंसर आएगा log sin x प्लस c। तो आंसर हो गया डी। अच्छा, महासंग्राम चल रहा है 8 घंटे का। ठीक है, जीरो से लेकर 1 तक tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, अपने पढ़ते रहिएगा। आप जो पढ़ेंगे वही आपके काम आएगा, है ना। जैसे नीरज कह रहा है कि महासंग्राम चल रहा है, कहीं महामैराथन चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। ये सब आपका ध्यान केंद्रित करने का, आपको इंगेज करने का, है ना, ये सारा मकसद होता है। बाकी यूट्यूब पे भला करने वाले चांसेस, अगर देखिए, एक कहावत है, एक फिलोसोफर थे जिनका एक स्टेटमेंट बड़ा प्यारा लगता है। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो सच बोलिए। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो सच बोलिए। तो एग्जैक्टली सही बात ये है, अगर आप भला करना चाहते हैं तो सच बोलिए। तो सच, यूट्यूब पे सच ही तो कोई नहीं बोलता। यूट्यूब पे सच ही तो नहीं बोलता, और जब सच नहीं बोलता इसका मतलब भला नहीं कर रहा। सच नहीं बोल रहा इसका मतलब भला नहीं कर रहा।
वो 8 घंटे की मैराथन या 10 घंटे की मैराथन क्या मतलब बनता है? क्यों लास्ट समय में बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? लास्ट समय में हम बच्चों को खराब कर रहे हैं। हम भला नहीं कर रहे हैं, हम लास्ट के समय में बच्चों को खराब कर रहे हैं। वो बच्चे जिनका नहीं होने वाला था, उनका तो वैसे भी नहीं होने वाला। जिनका होने वाला था, उनको भी इंगेज करके, उनको भी डिस्टर्ब करके, उनको भी परेशान करके, उनको भी उलझा कर हम छोड़ देंगे। जिनका नहीं होना था, उनका तो नहीं होना ही था। लेकिन जिनका होने वाला था, उनको भी उलझा कर, परेशान करके, है ना, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे वो और खराब हो जाए। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स x बराबर t। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, है ना। तो ये आ जाएगा आपका। लिमिट भी चेंज कर दो। लिमिट चेंज, पुरानी लिमिट क्या थी? 0 और 1। x का मान 0, तो नई लिमिट क्या आ जाएगी? x बराबर 1 पर π/4, t बराबर 0, t बराबर π/4। t का मान 0, t का मान π/4। tan इनवर्स x की जगह हमारा आ चुका है t, और ये पूरा हो चुका है बच्चे वाला dt, t²/2 π²/32। ठीक है। ये 3 सदिश संरेख है, a का मान क्या होगा? और हम लोगों ने आज अगर ऑनलाइन एजुकेशन को छोड़ दें, तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि जो अंतिम टाइम होता था, स्कूलें भी बच्चों को छोड़ देती थी। जो अंतिम समय होता था 15 दिन 20 दिन का, तब बच्चों को छोड़ दिया जाता था ये कह के, भैया अब तुम घर पे पढ़ो, अब सेल्फ स्टडी करो। हमने स्कूलों में जो पढ़ाना था, जो टीचर्स ने पढ़ाना था, वो पढ़ा दिया है। अब तुम 15-20 दिन शांति से अपना पढ़ो। तुम्हें जो समझ में आया हुआ उसको रिवीजन करो, उसको दोहराओ, उसको बार बार याद करो। लास्ट के 15 दिन या 20 दिन खाली छोड़ दिया जाता था बच्चों को ये कह के कि भाई अब पढ़ो, अब आप पढ़ो। जितना हमें पढ़ाना था, जो करवाना था, हमने करवा दिया, अब तुम्हारा समय आ गया, तुम करो। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अब ये 15-20 दिन में इतने एक्टिव हो जाते हैं कोचिंग क्लास वाले, पूरे साल भर एक्टिव नहीं होते, है ना। बिल्कुल उल्टा चल रहा है। लास्ट के 15 दिन तो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि रात को 12 बजे भी पढ़ा रहे हैं, 2 बजे भी पढ़ा रहे हैं, 24 घंटे पढ़ा रहे हैं, 8 मतलब मैराथन वैराथन क्या करना चाहते। ये 15 दिन लास्ट के जो नॉर्मली 15 से महीने भर का जो टाइम होता है, वो बच्चे का सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, जहां वो खुद से खूब पढ़े। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब खुद पढ़ना शुरू करे, अपना टाइम दे।
और वहां पे हम वो समय भी उसका खराब कर देते हैं। अच्छा, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि 2022 की भर्ती, जो राजस्थान की भर्ती है, जो राजस्थान से वो जानते हैं, 2022 की राजस्थान की भर्ती में सीटें खाली रही थी और उसमें सीटें खाली रहने के कई कारण थे, जिसमें से एक बड़ा कारण था मिस गाइडेंस। इतना मिस गाइडेंस आया था क्योंकि पहली बार ऑनलाइन इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस इतना होती नहीं थी। 2022 की भर्ती में ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा थी, ऑनलाइन क्लासेस थी तो मिस गाइडेंस आया था, बहुत सारा मिस गाइडेंस आने की वजह से बच्चे फेल हुए थे। अब क्या हो गया है, अब इसी वजह से बच्चे के फेल होने के पहले जितने कारण थे वो तो अब है ही, एक कारण और ऐड हो गया, यूट्यूब, है ना। फेल होने के जितने भी कारण अवेलेबल है उनमें एक कारण और बढ़ गया, यूट्यूब। जो बच्चा यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा समय देता है, उसका फेल होने का बड़ा कारण ये हो गया कि यूट्यूब की वजह से फेल होंगे। क्योंकि हर कोई टीचर अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बता रहा होगा, बता क्यों रहा होगा, क्योंकि बेच रहा होगा। हर कोई कुछ ना कुछ तो बेच रहा है यार। वहां पे कोई किस लिए बैठा है, वहां पे किस लिए बैठा है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जो खाना कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई चाहे 20 रुपए का बेच रहा हो, चाहे 5 रुपए का बेच रहा हो, और चाहे 5,000 का बेच रहा हो, वहां पे हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। अब बेच रहा है तो सीधा तो बोलेगा नहीं कि भैया ये खरीद लो, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के लाएगा। ये देखो जादुई जड़ी बूटी, ये हमारे पास है, ये जड़ी बूटी सिर्फ एक्स क्लासेस के पास है और किसी के पास नहीं है, बाकी तो सब बकवास कर रहे हैं। ये जड़ी बूटी हम लेके आए हैं, है ना, उस पर्वत से तोड़ के हमारे गुरुजी को भेजा था। हमारे 2-4 गुरुजी गए थे और वो बूटी तोड़ के लाए हैं और ये सिर्फ हमारे पास है, और सिर्फ 5 रुपए के कोर्स है, वो ले लो, जड़ी बूटी मिल जाएगी। तो कुछ ना कुछ नाटंकी है। अब फंसना चाहते हो तो फंसो, बहुत है, यूट्यूब भरा पड़ा है। तो संरेख होने का तरीका समांतर, संरेख होंगे तो समांतर होंगे। इसे ए वेक्टर, ये बी, तो पहले ए बी वेक्टर बना लो, ए बी बना लो और ए सी बना लो, कोई भी दो वेक्टर बना लो, और ए बी रेसी समांतर होंगे क्योंकि एक ही रेखा में है, एक ही दिशा में है। तो पहले ए बी वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर बराबर बी माइनस ए, तो 40 माइनस 60 माइनस 20 आई माइनस 11 जे। दोबारा एक बार मैं दोबारा घटा लूं, 40 में से 60 गए, 20 आई, माइनस 8 में से 3 गए, माइनस 11 जे। ए सी, अब इसे घटाओगे, सी में से गया ए माइनस 50, ए माइनस 60, ए माइनस 60, 52 माइनस 3 55, ये दोनों समांतर है, संरेख है, मतलब एक रेखा में, मतलब एक दिशा में। माइनस 20 बटा वज्र गुणा करने पर ए बराबर -40। अच्छा, दूरी वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हो आप, दूरी वाला भी लगा सकते हो, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होता है, लेकिन ये सबसे आसान पड़ता है, समांतर वाला सबसे आसान पड़ता है, क्योंकि आराम से बस समांतर निकाल, दो समांतर होंगे, गुणांकों का अनुपात बराबर होगा, वज्र गुणा करो, आंसर आ जाएगा। तो संरेख के केस में ये सबसे बेस्ट है। हाँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला लगा सकते हो, वो भी थोड़ा ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उससे भी हो जाएगा, हाँ, उससे भी हो जाएगा, उसके साथ भी जा सकते हो।
हाँ कोई बात नहीं। इन दो वेक्टर के बीच का कोण बताइए, a प्लस बी ये वेक्टर और a क्रॉस b ये वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण बताइए। बिल्कुल सही। तो दोनों के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना है तो P डॉट क्यू बटा P का परिमाण Q का परिमाण, यही फॉर्मूला होता है दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का। cos थीटा बराबर P डॉट क्यू बटा P का परिमाण Q का परिमाण। तो आपका P वेक्टर कौन सा है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, ब्रैकेट खोलूंगा A डॉट A क्रॉस B जो कि 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अदिश त्रिगुणा करते हैं और अदिश त्रिगुणा है, क्योंकि ये दो जने क्रॉस में है, ये डॉट में आएगा तो ये हो जाएगा A डॉट A क्रॉस B। और अदिश त्रिगुणा में अगर दो सदिश सेम है तो अदिश त्रिगुणा 0 आती है। ऐसे ही B के साथ करोगे तो B डॉट तो ऊपर 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया क्योंकि अदिश त्रिगुणा में अगर दो सदिश बराबर हो जाते हैं तो अदिश त्रिगुणा का मान 0 हो जाता है। तो ये आपका 0 आ गया, ये 0, ये 0। cos थीटा का मान 0 आया तो थीटा का मान 90 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ स्टेप्स है ना कम कर सकते हो बाद में, पहले एक बार तो अपना अच्छे तरीके से करिए। हाँ बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप आराम से करिए, पहले आप आराम से करिए, जब हो जाए उसके बाद में कुछ स्टेप आप कम कर सकते हैं कि भैया ये करने की क्या जरूरत थी, ये तो 0 हो जाता, ये तो चेक करके भी देख सकते थे। तय पूरा ही करना होता है। अगर आज आप बैठ के देखें और अपने याद करें बचपन को कि पूरी स्लेट भरते थे आप, पूरी स्लेट पर ए बी सी डी या कॉपी में ए बी सी डी ए लिखने का पूरा एक पेज भरा करते थे। आज आपको लगेगी वो तो बेवकूफ़ी थी, बेवकूफ़ी नहीं थी, शुरुआत में आप ऐसे ही सीखते हैं, शुरुआत ऐसे ही होती है। आज समझदार हुए हैं, पहले दिन नहीं हुए। और आज भी कोई चीज़ है जिसके क्या-क्या सीख रहे होंगे आप, आज भी कोई चीज़ होगी जिसकी शुरुआत हो रही होगी तो वो ऐसे ही हो रही होगी, तो बाद में तो आप बेहतर हो ही जाएँगे।
तो धीरे धीरे चीजें कम होने लग जाएंगी। शुरुआत में पूरा करिए, है ना, फिर धीरे धीरे समझिए कि भैया ये क्यों कर रहा हूँ, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना करता तो ही पता चल जाता, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप्स कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट रिजल्ट की जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से देखें, है ना, लेकिन ये बाद की बातें, अभी की बातें नहीं। शुरुआत में तो आप चीजों को टिकाते हैं कि भैया कैसे भी करके मेरा सवाल हो जाए, छोटा बड़ा तो बाद की बात है। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर है उनको जोड़ा जाता है तो उनको जोड़ने से जो वेक्टर बनता है वो उसी समतल पे होता है, उसी समतल पे होता है जिसपे ए और बी होते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस समतल पर है, ए वेक्टर बी वेक्टर जिस भी समतल पर हैं, ए प्लस बी उनका परिणामी होगा, परिणामी भी उसी समतल पे होता है, क्योंकि वो परिणामी है, परिणामी वही होगा जहां ए और बी है। तो अगर आपके ये ए और बी है, अगर ये ए और बी है तो जो परिणामी होगा वो भी इनके बीच में से जाएगा और वो भी वही होगा जिसपे वो है। अच्छा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लंबवत होता है, ए क्रॉस बी ए और बी के लंबवत होता है, ये होता है ए क्रॉस बी। जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस गुणा करते हैं तो ये लंबवत वेक्टर बनता है, तो ए क्रॉस बी से ये बनेगा। तो सोचो, ये है ए प्लस बी, ये है ए क्रॉस बी, दोनों के बीच का कोण कितने का होगा, 90 का होगा, तो 90 हो गया। लेकिन अब इसकी बात पहले मत सोचो कि आज मुझे क्यों नहीं पता चला, ऐसे नहीं पता चलता कि आपको पहले दिन ही सब कुछ पता चल जाएगा। धीरे 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 चीजें बननी शुरू होती है, ढंग से बैठती है। पहले लंबा कर लिया, चलो इतना तो आ गया, फिर बात पता चला अच्छा ये जीरो क्यों आया, सोच के तो देखूं, फिर सोच के देखा तो पता चला अच्छा ए प्लस बी किया हुआ है, ए क्रॉस बी किया हुआ, तो ए प्लस बी उसी समतल पे आएगा, ए क्रॉस बी उसी समतल पे आएगा। अरे भाई फिर से आ गया, यहाँ मुश्किल होती है यार, फिर बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। कई लोग ज्ञानी लोग आ जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं अपना ज्ञान बिखेरना, फिर से मुझे समझाना पड़ेगा। यहाँ पे ज्ञान देने का काम मेरा है, वो कौन है, गनेंद्र है क्या, गनेंद्र, ज्ञान देने का काम मेरा है, चुपचाप सुनो, और नहीं सुना जा रहा है तो क्लास छोड़ दो, ठीक है ना। ज्ञान देने का काम मेरा है, ज्ञान मत देना, यहाँ पे ज्ञान मत देना, यहाँ सिर्फ ए बी सी डी बोलो, बात खत्म। धीरे तेज बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं पसंद है क्लास से बाहर चले जाओ, धीरे तेज, है तुम्हारी मर्जी से चलेगी क्लास, धीरे पढ़ाओ तेज पढ़ाओ, सर फटाफट शुरू हो जाओ, अब सर थोड़ा धीरे हो जाओ, अब सर थोड़ा तेज हो जाओ, अब थोड़ा सा डांस करके दिखा दो, खाली बैठे हो, सीमाओं में रहिए। चलो, हाँ, और दूसरी बात, एक चीज हमेशा याद रखिए, क्लास में आप अकेले नहीं है, नंबर एक बात, क्लास आप अकेले की नहीं चल रही है, क्लास में 2000 बच्चे हैं, 2500 बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं, क्लास एक कॉमन स्पीड से चलती है। जब आप 5000 की भीड़ होती है ना, 5000 की, हो सकता है आप तेज धावक हो, लेकिन अगर 5000 की स्पीड में जा रहे हैं, 5000 लोगों के साथ जा रहे हैं, तो आपको उनके साथ ताल से ताल मिला के चलना होता है, कदम से कदम मिला के चलना होता है, ना कि ये कि आप तेज है तो आप तेज आगे से निकल, अब बहुत तेज है तो फिर निकल जाइए आप अकेले। चलो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर इकाई के घनमूल है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर इकाई के घनमूल है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 का मान कितना होगा। इकाई के घनमूलों में दो विशेषता होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, ओमेगा की क्यूब बराबर होता है 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, ओमेगा की क्यूब बराबर होती है 1। तो पहले ओमेगा की क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा की क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, इसे तो एज इट इज रहने देते हैं एक बार, ये ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 का मान 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाएगा,
ये ओमेगा आ गया। अगला 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, 8 यानी 3 इंटू 3 इंटू 2, और वो हो गया 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 16, 16 यानी 3 3 3, 5 बार हो जाएगी 15, और फिर तो 1 1 1 1 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान यहां से निकालोगे समीकरण नंबर 1 से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा। वन प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 बराबर 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। अगला सवाल, ए और बी इकाई सदिश है। अगर ए और बी इकाई सदिश है, ए और बी इकाई सदिश है, ए भी इकाई सदिश है, बी भी इकाई सदिश है, ए इकाई सदिश है, बी इकाई सदिश है। तो बत ये दोनों लंबवत है, ये दोनों वेक्टर लंबवत है। ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, 5 ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। और वैसे एकांक सदिश है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए सदिश लिखा हुआ है कि ए कैप लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि ए और बी इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश है तो कैप लिखो चाहे सीधा लिखो, बात तो एक ही है। तो कैप भी लिखा हुआ है तो बात तो वही है ना। बस दो रूप में दिख रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज ये हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक है। ए सदिश, ए का कैप एक ही है, क्योंकि एकांक सदिश है तो दोनों बातें एक ही होगी। ये एक दूसरे के लंबवत है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो P डॉट क्यू बराबर 0। दोनों की डॉट गुना 0, ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, ये पहला वेक्टर हो गया, डॉट ब्रैकेट खोल लो, 5 ए डॉट ए डॉट बी
ये हो गया। ए डॉट ए, कोई भी वेक्टर अपने साथ डॉट गुणा करता है, कोई भी वेक्टर अगर खुद के साथ डॉट गुणा करता है ए डॉट ए, तो वह बराबर होता है ए के परिमाण का स्क्वायर। तो ये मान अगर हम यहां रखें तो ये हो गया 5 ए के परिमाण का स्क्वायर। 10 में से 4 गया 6 ए डॉट बी माइनस 8 ये बी के परिमाण का स्क्वायर हो गया बराबर 0। मान रख दो, ए का परिमाण 1 है, ए का स्क्वायर, ये ए डॉट बी हो गया, तो ये हो गया आपका ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा माइनस 8 बी का परिमाण 1 है, 1 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, 5 में से 8 गया, ए का परिमाण 1 है, बी का परिमाण 1 है, तो 6 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कॉस थीटा। 5 में से 8 गया माइनस का 3 बराबर 0। थीटा का मान 23 डिग्री, 30 या 60 डिग्री, 60 कोस है ना, 60 डिग्री है, यानी π/3। अगला क्वेश्चन, फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए कौन सी बात सही है? एक्स बराबर 0 पे उच्चतम है, एक्स बराबर 1 पर निम्नतम है, एक्स बराबर -1 पर उच्चतम है, कोई उच्चतम या निम्नतम नहीं है। ना कोई उच्चतम है ना कोई न्यूनतम है। कौन सा कथन इसके लिए सत्य है? तो पहला अवकलन निकालो। पहले तो बिंदु निकालने पड़ेंगे ना, बिंदु कौन से हैं? तो पहला अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पहला अवकलन आ गया। फिर पहले अवकलन को 0 करो जिससे बिंदु आएंगे, गुणनखंड तो पॉसिबल ही नहीं है, x का मान संभव ही नहीं है। क्या कोई संभव है गुणनखंड? नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac अगर निकालता हूं तो वो काल्पनिक आ रहा है। देखो काल्पनिक आ रहा है, इसमें x का मान संभव ही नहीं है। 4 - 12 - 8 जो कि काल्पनिक है,
यानी इसके मूल काल्पनिक है, x के मान आएंगे ही नहीं, तो ना कोई उच्चतम होगा ना कोई न्यूनतम होगा। तो ना कोई उच्चतम ना कोई न्यूनतम है ही नहीं, x का मान ही नहीं आया, x का मान आया ही नहीं। अब पहला अवकलन करके आप x का मान निकालते हैं, फिर वो x के मान आगे जाके चेक करते हैं कि उच्चतम है या न्यूनतम है, तो कोई x का मान आ ही नहीं रहा। तो जब x का मान ही नहीं आ रहा तो फिर उच्चतम न्यूनतम होगा कहाँ से? ना उच्चतम है ना न्यूनतम है। साइन एक्स कोस एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस 2 dx। अब इस सवाल को पहले ध्यान से देखो कि कर रहे हो ना, करिए सवाल को, लेकिन फिर याद रखिएगा कि ऐसे सवाल आपको देखते ही एक अंदाजा होना चाहिए कि ये लेंदी है, ये लंबा है। अब आप करते हैं 1 मिनट बाद फिर आप छोड़ते हैं कि अच्छा लंबा है, तो फिर तो 1 मिनट तो बर्बाद हो गया। 1 मिनट बर्बाद नहीं हुआ, एक मेंटेलिटी जो है ना वो और बिगड़ गई कि भैया सवाल किया मुझसे नहीं हुआ, मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। तो बेहतर है कि आपको ये थोड़ा सा पहले से ही पता हो, पेपर में आएंगे, पेपर में लंबे सवाल भी आएंगे, बहुत नहीं आएंगे लेकिन 8-10 ब्रेकर जरूर आएंगे। जैसे सड़क होते हैं ना, सड़क पे ब्रेकर तो होते ही हैं, सड़क पे ब्रेकर तो होते हैं, हाँ ऐसे नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन 4-5 ब्रेकर तो डाले ही होते हैं ताकि स्पीड को कम किया जा सके। तो पेपर में ब्रेकर आएंगे। अब ऐसे सवाल जो है ना वो ब्रेकर के तौर पे होते हैं, है ना, जो स्पीड को कम कर देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं। तो ऐसे सवालों को जो आपको लगे शुरुआत में कि हाँ थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो एक बार उसे हटा दो, साइड में रख दो कि भैया बाद में आऊंगा, बाद में आऊंगा, तेरे से बाद में मिलने आऊंगा। क्योंकि देखिए हमेशा पेपर में ना, पेपर के लास्ट में आपको कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं होता कि कोई लंबा सवाल छूट गया या कोई टफ सवाल छूट गया। कोई लंबा सवाल छूटा या कोई टफ सवाल छूटा तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट कब होता है? जब कोई इजी सवाल छूट जाता है। तो इजी सवाल ना छूटे उसलिए जरूरी है कि हमेशा पेपर में पहले इजी सवालों पे पहुंच जाओ, सारे इजी सवालों पे पहुंच जाओ ताकि कोई इजी सवाल ना छूटे। मान लीजिए एक बंदा पेपर दे के बाहर आता है और कोई उसे बताता है कि ये सवाल, और वो कहता रही तो मैंने छोड़ दिया और वो टफ था, कोई बात धोखा, टफ तो सवाल छोड़ने ही पड़ते हैं, टफ सवाल तो छोड़ने ही पड़ते हैं, लंबे सवाल भी छोड़ने पड़ते हैं। तो टफ और लंबा अगर छूट भी गया तो क्या उस बात को उसको रिग्रेट होगा? नहीं। रिग्रेट कब होगा? जब कोई कहे अरे यार ये तो 1 लाइन का सवाल था और तूने 1 लाइन का सवाल भी छोड़ दिया, देखा ही नहीं इस पे, हाँ यार ये तो धोखा हो गया, गलत हो गया, ये सवाल तो छूट गया। तो इजी सवाल अगर छूटा तो ही रिग्रेट होगा। तो कोई टफ छूटा तो ऐसा सवाल अभी लंबा है, थोड़ा लेंथी है, सेकंड टाइम पे डाल दो, सेकंड टर्म पे, मतलब जब मैं दोबारा आऊंगा पेपर पे तब मैं इसको करूंगा। फर्स्ट टाइम में सारे इजी सवाल कर लूंगा ताकि कोई भी सवाल, आसान सवाल मुझसे ना छूट जाए। तब सवाल सेकंड राउंड में, ये दूसरे राउंड का सवाल है ना। देखो कैसे हुआ, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है, एक्स्ट्रा टाइम लेगा, एक्स्ट्रा जगह लेगा। cos x बराबर t, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। लिमिट चेंज कर दो, 0, cos 0 का मान 1, cos 90, लिमिट चेंज कर दो, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 1, ऊपर साइन एक्स dx की जगह माइनस का dt आ गया, ये आ गया t,
बटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस, नीचे वाले के गुणनखंड कर लो। अच्छा 90 पे 0, लिमिट ठीक कर देता हूं, 0 से 1 कर देता हूं। लिमिट को बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, समाकलन का चिन्ह माइनस से प्लस या प्लस से माइनस हो जाता है। लिमिट को मैंने चेंज किया है, यहाँ पे मैंने लिमिट को बदला है, ऊपर की लिमिट को नीचे और नीचे की लिमिट को ऊपर करते हैं, है ना, लिमिट को बदला है मैंने। लिमिट को पलटा है, और पलटने से समाकलन माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। लिमिट 1 से 0 थी, मैंने 0 से 1 कर दी, उल्टा कर दिया, उल्टा करते समाकलन का चिन्ह माइनस हो जाता है। नीचे वाले के गुणनखंड कर लो, नीचे वाले के गुणनखंड आ गए t प्लस 1 t प्लस 2। अब यहाँ जाके थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको आंशिक भिन्न में विभाजन करेंगे, आंशिक भिन्न में विभाजन करेंगे। अगर आपको फटाफट आते हैं आंशिक भिन्न में तो आराम से जल्दी हो जाएगा, नहीं आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि निकाल के लाने पड़ेंगे, निकाल के लाने पड़ेंगे, है ना। कैसे निकलेगा, रफ में आ जाओ। टी बटा ए बटा ए बटा बी बटा ए बटा बी बटा, अब ये आपको आंशिक भिन्न में विभाजन पूरे लघुत्तम से गुणा करने पर, निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ए का मान कुछ आए, बी का मान कुछ आए, है ना, निकालना पड़ेगा। अब टी का मान इसमें रख दो -2, -2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि -2 रखने पर ये 0 हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा बी बराबर 2 आ गया। ठीक है, वापस आ गए, वेलकम बैक। आ जाओ, नेट बीच में चला गया था, वापस आते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये जो टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े आप देख के भी सोच के भी कर सकते हैं क्या, लेकिन सोच के करने वाली चीज अभी डेवलप नहीं होती। जब आप समाकलन को 2-3 बार निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये दिमाग में आने लगता है कि भैया ए बी क्या क्या आ सकता है, क्या हो सकता है। जैसे अभी इसको देखो कि क्या हो सकता है कि भैया ऊपर टी बचना चाहिए, ऊपर टी बचना चाहिए, तो टी बचना चाहिए, तो ये जो टी प्लस 2 है ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो इससे गुणा होगा तो -t -2 हो गया,
इससे गुणा होके t बचना चाहिए, तो मतलब अचर कटना चाहिए। तो ये जो 2 है ये -1 से गुणा हो जाए, ये 1 जो है यहाँ 2 आ जाए, तो ये 2 और -2 कट जाएंगे और 2t - t हो जाएगा। लेकिन ये कब? जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें अपने आप निकल के आने लग जाएगी। अच्छा ये ऐसे करना, ये ठीक रहेगा। शुरुआत में यही होता है सब कुछ, डे 1 में यही होगा, डे 2 में एक स्टेप कम होगा, डे 3 में एक स्टेप कम होगा, धीरे धीरे स्पीड आती है। ठीक है ना। चलो समाकलन करते हैं। इसका आ गया 1/t+1, 0 से 1, ब्रैकेट खोलो, log 1 का मान 0 होता है, माइनस log 2, log 1 का मान 0, 2 log 3, log 2 ये 2 मिला के 2 को पीछे ले जाओ, 3 को पीछे ले जाओ, log माइनस में या भाग में आ जाएगा, 9/8। देखा, महंगा सौदा है। क्यों सौदा महंगा है? यही मैंने कहा था कि कुछ सवालों के बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए। इतनी समझ जो है ना वो डेवलप होनी चाहिए आपकी कि ये लंबा जाएगा और इसे मुझे अभी फिलहाल एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। अगर लास्ट में मेरे पास समय बचता है तो मैं इस पे आऊंगा, और नहीं भी आऊंगा, नहीं भी आ पाया तो मुझे कोई धोखा नहीं होगा। अगर मैं नहीं भी आ पाया तो मुझे कोई धोखा नहीं होगा कि कोई बात नहीं, ये तो छूटना ही था, इतना लंबा सवाल अगर करता तो नुकसान होता, छोड़ दिया तो फायदा ही हुआ, छोड़ दिया तो फायदा ही हुआ, करता तो नुकसान होता, क्योंकि इतना समय बर्बाद होता, इतनी जगह बर्बाद होती। इससे बेटर है छोड़ दिया। तो कोई आपको बताएगा कि तूने ये सवाल छोड़ दिया तो आपको खुशी होगी कि हाँ सही किया, जिसने किया वो दुख पा रहा है। अब पेपर में सब आएगा, पेपर में छोटा भी आएगा, लेकिन यहाँ पे बात समझिए, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि लंबा कौन सा है। आप 2 मिनट खराब करके पता लग रहा है कि हाँ अच्छा लंबा है, अब छोड़ना चाहिए, फिर क्या छोड़ा, फिर क्या छोड़ा, 2-3 मिनट पहले कर लिया और 2-3 मिनट बाद में पता लगा रहे तो लंबा है, अब नहीं करना चाहिए। फिर क्या फायदा हुआ। तो सवाल करने से पहले ही, स्टार्टिंग से पहले ही आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि इस सवाल में मैं कॉस को टी मानूंगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा, तो ये तो लंबा जाएगा यार, नहीं पेन ही नहीं चलाना, ये नहीं करना, आगे बढ़ते। तो ये पहले से इनसाइट जो है ना वो आपके अंदर होना चाहिए कि ये सवाल तो लेंदी होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। करने के बाद फिर छोड़ोगे तब तक तो हो चुका होगा। ये 3 कौन से में है? हाँ बिल्कुल सही कहा। ये भाई लोग हैं हमारे एपी में, सही, ये एपी में है, बिल्कुल ये लोग एपी में है, ये लोग एपी में है, जानबूझ के इतना बड़ा सा बना के डरावना सा कर रखा है।
बाकी सिंपल सा ही है। अगर आप एपी की तरीके से स्टार्ट करें, ये आपका ए हो गया, ए बी सी, ए बी सी अगर समांतर श्रेणी है तो 2b बराबर होगा, अगर एपी है तो 2b बराबर ए प्लस सी होगा। चेक कर लो क्या है ऐसा, क्या 2b बराबर ए प्लस सी है? चेक कर लेते हैं। LHS 2b, b की जगह है log x स्क्वायर बटा वाई, 2 पीछे चला जाएगा, log x स्क्वायर बटा वाई का स्क्वायर, ये हो गया log x की पावर 4 बटा वाई स्क्वायर। ये LHS आया। RHS चेक करो, a प्लस सी, a है log x, c है आपका log x क्यूब बटा वाई स्क्वायर। बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि एपी में। ठीक है ना, 2b बराबर आ रहा है ए प्लस सी, तो एपी में है। जीपी का कैसे पता लगता है? जीपी में होते तो जीपी में बी स्क्वायर बराबर होता है एसी। अगर बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के बराबर होता है तो फिर जीपी होती है। एचपी का कैसे पता लगता है? एचपी यानी हरात्मक श्रेणी, इसका पता कैसे लगता है? बीच वाला पद बी बराबर होता है 2ac बटा ए प्लस सी। ये तीनों की शर्तें होती है जो लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन सी श्रेणी में है, एपी में है, जीपी में है या फिर एचपी में है। वही अंतर वाला ही होता है, ये अंतर से ही बने हुए होते हैं फॉर्मूले, ये अंतर से ही बने हुए हैं। इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है? कोटि यानी ऑर्डर कितना है? इफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? अवकल समीकरण में ज्यादा से ज्यादा अवकलन कितनी बार किया गया, अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया। अधिकतम अवकलन कितनी बार है?
बड़े से बड़ा अवकलन कितनी बार किया गया है? तो इसमें एक ही बार अवकलन किया गया, देखो एक ही बार, dy बाई डी एक्स, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। तो ज्यादा से ज्यादा अवकलन कितनी बार है? एक बार है। ऑर्डर कितना हुआ? एक। ऑर्डर का मतलब होता है अवकलन कितनी बार किया गया, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार है। अवकल समीकरण में देखो, अवकलन देखो, जितने भी अवकलन है सब पे जाओ और देखो मैक्सिमम कितनी बार है, बोला एक बार, तो ऑर्डर हो गया एक। दो बार होता तो ऑर्डर हो जाता दो। तो मैक्सिमम अवकलन कितनी बार किया गया है, ठीक है ना, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार किया गया। हाँ, घात दो है, घात दो है, अगर घात पूछे तो घात दो है, कोटि एक है, घात दो है। ये त्रिघात समीकरण है, इसका एक मूल शून्य यानी एक रूट, इसका एक रूट शून्य यानी मूल, मूल यानी रूट। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका एक मूल या एक रूट -1 है। तो जो बचे हुए दो रूट है उनका प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग रूट्स, जो बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा? इसके 3 रूट होंगे, तो जो बचे हुए दो रूट है उनका गुणा कितना आएगा? तो सबसे पहले -1 इसका रूट है, तो इसका मतलब -1 समीकरण को संतुष्ट करेगा। सबसे पहली बात तो ये -1 समीकरण को संतुष्ट करेगा क्योंकि रूट है ना। तो समीकरण में -1 रख दो, -1 की क्यूब a -1 का स्क्वायर -1 प्लस c बराबर 0। एक बात तो ये आ गई। अब चलते हैं अगली बात पर कि दो मूलों का गुणनफल कितना होगा। हम जानते हैं को किसी भी त्रिघात समीकरण में, अब यहाँ पे एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक नियम का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी कोई त्रिघात समीकरण होती है, त्रिघात समीकरण का मतलब उसके 3 रूट होते हैं। त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 रूट होंगे, अल्फा, एक का नाम अल्फा नाम रख दिया, एक का बीटा, एक का गामा। तो इसके जो मूल है और इसके जो गुणांक है, मूलों में और गुणांकों में संबंध होता है, मूलों में और गुणांकों में संबंध होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये सुन लो, काम की बात है कि जो मूल होते हैं और जो गुणांक होते हैं, ये है एक्स के मान जो इस समीकरण के निकाले हुए हैं, ये है गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद। ये जो आपके गुणांक है और ये जो मूल है, इनमें 3 संबंध होते हैं। एक तो तीनों मूलों का योग,
बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। दो दो मूलों की गुणा अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। तीनों मूलों का गुणनफल, तीनों का, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर होता है माइनस का डी बटा ए। इसे मूल और गुणांकों का संबंध कहते हैं। नहीं पता है तो आज पता कर लो। किसी भी त्रिघात समीकरण के जो तीन मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण के जो तीन मूल होते हैं, उन तीनों मूलों का जोड़ माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। दो दो की गुणा सी बटा ए के बराबर होती है। तीनों की गुणा माइनस डी बटा ए के बराबर होती है। अब हमारे यहाँ पे जो काम का फॉर्मूला है वो है तीसरे नंबर का फॉर्मूला, जो यहाँ पर हमारे लिए सबसे काम आएगा, ये वाला। क्योंकि तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर होता है माइनस का डी बटा ए। अब देखो हमारे सवाल के लिए ए कितना है, बी कितना है, तो कैपिटल ए की जगह ए की है, कैपिटल बी की जगह ए है, कैपिटल सी की जगह बी है और कैपिटल डी की जगह सी है। तो मान रख दो, कैपिटल डी की जगह सी आ गया और कैपिटल ए की जगह एक आ गया। एक मूल हमें दिया हुआ है, एक मूल हमें दिया हुआ है माइनस एक, तो अल्फा हो गया माइनस एक। तो माइनस एक गुणा बीटा गुणा गामा बराबर माइनस का सी। माइनस से माइनस काट दो, बीटा गुणा गामा बराबर आ गया सी। और सी तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, सी तो कोई भी नहीं है, तो सी यहां से निकाल लो। 1 माइनस ए प्लस बी। ये आंसर आ गया 1 माइनस ए प्लस बी। अच्छा एनसीईआरटी में है क्या, 10th में? ठीक है। अच्छा अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई ये ऐसा ऐसा फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे तो फिर है ना, यही तो चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर तेज पढ़ाओ, कई कहेगा सर धीरे पढ़ाओ। तो ना धीरे पढ़ाया जाता है ना तेज पढ़ाया जाता है, एक कॉमन स्पीड होती है जिससे पढ़ाया जाता है। क्योंकि सारे बच्चे, किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को दो बार में समझ में आता है, तो किसी को ये, अब कोई कहेगा मुझे तो पता है, हो सकता है तुम्हें पता हो, किसी को नहीं पता हो तो उसको तो बताना पड़ेगा ना, फीस तो उसने भी दी है, फिर सबको ही बताना पड़ता है। तो कॉमन चीज चलती है, कॉमन स्पीड चलती है। हो सकता है आपको जल्दी समझ में आता हो, आप मेधावी छात्र हो, लेकिन आपको बाकी लोगों का भी सम्मान करना चाहिए कि बाकी भी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगर आयटा बराबर अंडर रूट माइनस एक हो, वो तो होता ही है, तो 1 प्लस आयटा की पावर 4 माइनस 1 माइनस आयटा की पावर 4 का मान कितना होगा?
तो ये 4 पावर है, तो 1 प्लस आइटा की पावर, पहले 2 सॉल्व कर लेते हैं फिर 2 कर लेंगे। 4 तो एक साथ करने का फायदा भी नहीं है, बहुत लंबा भी हो जाएगा, तो 2 की 2 कर लेते हैं, पहले 2 पावर फिर 2 पावर। ऐसे ही इस वाले में भी वही शर्त लगाते हैं, भैया पहले 2 पावर करेंगे फिर बची हुई 2 पावर को करेंगे, 2 पावर फिर 2 पावर। अब इसे खोल लो, पहले 2 पावर को सॉल्व कर लो अंदर वाली को, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आइटा। आइटा स्क्वायर का मान -1, आइटा स्क्वायर का मान -1, एक और एक, एक और एक, 2 आइटा का हो गया 4 आइटा स्क्वायर माइनस 4 आइटा स्क्वायर बराबर 0। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं सवाल को करने के, कोई जरूरी नहीं एक तरीका हो। ये थोड़ा दिमाग में पहले आ गया तो ये लगा दिया, कोई और दिमाग में आता तो वो लगा देते। तो ऐसा नहीं है गणित में एक ही तरीका होता है, सही तरीके कई हो सकते हैं। आपको जो दिमाग में आ रहा हो, जो आपके पहले दिमाग में आ रहा हो वो काम का है, ना कि मेरे वाला कि मैंने बताया तो यही सही है। तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है वो लगाओ, करके देखो, बस गलत मत करो, नियम के मुताबिक करते जाओ, आपको पता लग जाएगा। चलो क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे दोबारा फिर, ठीक है। हाथ से निकालिएगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, मिलते हैं आपसे, ओके।